Hello everyone, myself Santosh Chaube. Today we shall discuss on a very special topic, the topic which is trending in mainstream as well as social media of India. भारत की मुख्य धारा की मीडिया हो या भारत की सामाजिक मीडिया हो, इन दोनों पर एक विषय इसमें बड़ा ट्रेंड कर रहा है। उस विषय का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। In fact, the government of India is planning to bring uniform civil code in India. भारत की सरकार जो है एक समान नागरिक संहिता लाने की मंशा रख रही है। सवाल यह है कि भारत की सरकार जो यह एक समान नागरिक संहिता लाना चाहती है, इसके पीछे उसका इरादा क्या है? इट इज विद गुड फेथ और मियर पॉलिटिक्स, यह नेकनियति है या सिर्फ राजनीति है? On the other hand, some people are opposing it. My dear friends, question is the same. कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और यहां भी वही प्रश्न है कि उसके पीछे उनका बोनाफाइड है या मैलाफाइड है, उनके पीछे उसकी सहलियत है या फिर इल्लत है। तो मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि प्रयास कोई भी हो, किसी प्रकार का भी हो, यदि भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत के संविधान को मजबूत करने के लिए, यदि भारत में एक ऐसी राज्य की स्थापना के लिए जो एक लोक कल्याणकारी राज्य हो सके, यदि ऐसा कोई भी प्रयास किया जाता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, दैट स्टेप मस्ट बी वेलकम। और मैं यहां पे दुष्यंत जी की दो काल्पनिक पंक्तियों को दोहराना चाहूंगा। उन्होंने लिखा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। देखिए यहां पे सवाल है एक समान नागरिक संहिता का, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक समान, तब समझ रहे हो कि पूरे भारत में कुछ ऐसा कानून जो सबके लिए समान हो। और संहिता का मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ लॉज ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी खास विषय पर विधियों का संग्रह। जैसे कि इंडियन पिनल कोड था, भारतीय दंड संहिता, जिसमें भारत में अपराध क्या है, अपराध सजा क्या मिलेगी, उसका एक संग्रह। इस प्रकार सीआरपीसी थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, अर्थात भारत में कोर्ट में कार्रवाई किस प्रकार से लेगी उसकी संहिता। तो संहिता का मतलब है कलेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन यहाँ पर शब्द है सिविल। तो मैं सिविल को समझाने की कोशिश करता हूं, आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड फॉर द कंडक्टेंस ऑफ द लाइफ। जीवन को परिचालित करने के लिए किसी भी सब समाज में कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, और जब आप उस नियम कानून को तोड़ते हो, देन यू आर डिक्लेयर्ड क्रिमिनल। तो आपको यहां पर अपराधी माना जाता है। वहां पर माना जाता है कि आपने नियम को तोड़ दिया, और इस प्रकार से जो नियम तोड़े जाते हैं, जो कानून तोड़े जाते हैं, उसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। नंबर एक है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर का काम किया, कोई रेप किया, कोई आगजनी की, कोई फिरौती मांगा, किसी प्रकार का कोई अपहरण कर लिया, तो अर्थात मर्डर, रेप, अबडक्शन, रैंसम, आर्सनिंग, ये सब जो काम है, ये सब जो कार्य है, इसको हम लोग आपराधिक कृत्य में मानते हैं। इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। इसको जो है इसको माना जाता है ये आपराधिक जो है अपकार है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम लोग बात करें कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, आपके पड़ोसियों के साथ में, किसी अन्य के साथ में, किराएदार और मकान मालिक का कोई विवाद चल रहा है, इसी प्रकार से बिल्डर बायर का कोई विवाद चल रहा है, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। इसी प्रकार से फैमिली मैटर्स में, पारिवारिक मामलों में, जैसे मैरिज या विवाह है, जैसे आपका डिवोर्स या तलाक है, जैसे मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता है, जैसे एडॉप्शन या ग्रहण है, वहां पे कोई विवाद चल रहा है, तो वह विवाद जो है वो पर्सनल लॉ के अंतर्गत आता है, यह भी सिविल में आएगा। तीसरा, कोई अगर कोर्ट की अवमानना है, जैसे इसको हम लोग टॉर्ट में मानते हैं, तो कहने मतलब यह है कि दो प्रकार के रॉन्ग हो गए। एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग, दूसरा होता है सिविल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग को का जो मुकदमा है वह चलता है आपका फौजदारी अदालत में या क्रिमिनल कोर्ट में, और दूसरा जो सिविल के मामले होते हैं वो चलते हैं सिविल कोर्ट में। तो सिविल वाले जो मामले हो गए, उसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, उसमें आपके पर्सनल मामले हो गए, जिसको हम लोग फैमिली मैटर कह रहे हैं। यहां पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, इसका मतलब यहां पर एक समान, जो पारिवारिक मामलों में जो विवाद होता है उसका निपटारा करने के जो नियम होंगे वह एक समान होने चाहिए। यह हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट,
हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट, ये 3 कानून है जिसके आधार पर इनके पर्सनल मैटर डील होते हैं। मुस्लिमों का जहां तक सवाल है, इसमें यहाँ पर 3 कानून है इनके लिए। पहला जो कानून है वह कानून आपका 1937 का है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। दूसरा कानून है मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट, मुस्लिम विवाह प्रतिशत अधिनियम। और तीसरा जो कानून है वह 1986 में बनाया गया, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986। ये 3 कानून है जिसके माध्यम से मुस्लिमों के जो है पर्सनल लॉ पूरी तरह से डिफाइन होते हैं, मतलब मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन एटसेट्रा। जो पर्सियन, जो ईसाई लोग हैं, इनके लिए मैं बता चुका हूं आपको कि 1869 का कानून है, कानून है इंडियन डिवोर्स एक्ट, और 1872 का कानून है आपका क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। पर्सियन के लिए पर्सियन पर्सनल लॉ है 1936 का। इन सब के माध्यम से भारत में जो 7 मेजर कम्युनिटी हैं उनके पर्सनल लॉ डील किए जाते हैं। अब यहां बताना मैं चाहूंगा कि इन सभी कानूनों में यदि देखा जाए तो समरूपता नहीं है, इन सभी कानूनों में काफी विसंगति है, और इन सारी विसंगतियों को ध्यान में रख करके भारत में 23 नवंबर 1948 को व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिबेटेड वेरी आई थिंक वेरी हॉटली। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने 23 नवंबर 1948 को इस मुद्दे पर बहुत गहन चर्चा किया। देयर वर 2 कैंप्स, one was सपोर्टिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड अदर वाज अपोजिंग इट। 2 वर्ग थे, एक वर्ग कह रहा था कि भारत में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, दूसरा वर्ग कह रहा था नहीं होनी चाहिए। जो वर्ग कह रहा था कि नहीं होनी चाहिए उसमें असंख्य जो है मुस्लिम मेंबर थे, जैसे कि नजरुद्दीन अहमद साहब थे, पी पुकर बहादुर साहब थे। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा आपको हसन मोहानी साहब थे, उन्होंने कहा कि जो कानून है, यदि हम एक समान नागरिक संहिता भारत में लाते हैं तो इससे मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में बड़ा हस्तक्षेप हो जाएगा, इसलिए हम इसका समर्थन नहीं दे सकते। बट ऑन द अदर हैंड, द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, the prominent member of the Constituent Assembly K.M. Munshi wanted to bring uniform civil code। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात करें, यदि हम बात करें कि मुंशी साहब की बात करें, तो इन्होंने कहा कि भारत में एक समान नागरिक संहिता लाई जानी चाहिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट पॉसिबल, वहां पे बात बनी नहीं, परिणाम यह हुआ इसको भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद नंबर जो 44 है वहां पे इसको रख दिया गया और यह कह दिया गया कि इट शैल बी द एंडीवर ऑफ द स्टेट टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने के लिए प्रयास करेगी। और मैं बताना चाहूंगा कि राज्य को यह भविष्य के लिए प्रति दिया गया एक प्रकार से निर्देश था। मैं बताना चाहूंगा कि आज आजादी के 75 वर्ष बीत गए। जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, उसमें बहुत सारी बातों को इंप्लीमेंट कर दिया गया जा चुका है, लेकिन अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जस का तस पड़ा हुआ है। तो सरकार इसको लाना चाह रही है। सरकार का लाने के पीछे इसमें मकसद क्या है या इसके पीछे संवैधानिक जो बातें हैं वह क्या है, हम लोग इस पे बात करते हैं और फिर बात करते हैं कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वह विरोध किस आधार पे कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करें। सबसे पहले गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। राज्य भारत के लोगों के बीच में विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से उसको वंचित नहीं करेगी। या आप कह सकते हो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। एवरी पर्सन शैल बी इक्वल बिफोर द लॉ। यहां पे यह नहीं कहा गया यह आपराधिक कानून है कि यह जो है यह सिविल मैटर है, दोनों के लिए कहा गया कि चाहे वो मामला किसी प्रकार का भी हो, कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से एक समान नागरिक संहिता लाना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुकूल है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 44 के बारे में बात करें जो डीपीएसपी का भाग है, जिसमें यह कहा गया कि राज्य का कर्तव्य होगा कि भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगी। आप कहोगे ये तो डीपीएसपी का भाग है, जो उसका विरोध करते हो डीपीएसपी का भाग है, वो न्यायालय में प्रवर्तन नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, फिर हम इस बात को यहां पे चर्चा क्यों करें। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आई लाइक टू टेल यू आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37, जो भारतीय संविधान के भाग 4 डीपीएसपी का ही भाग है, उसमें लिखा हुआ है कि इट इज फैक्ट दैट
Directive principles of state policies are not enforceable in any court of law, but these are fundamental in the governance of the country. यह सही है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये भारत के शासन संचालन में मूलभूत है। अर्थात भारत को यदि राम राज्य की तरह चलाना है, यदि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है, यदि भारत को भारत के नीति निर्माताओं के हिसाब चलाना है, तो भारत में के राज्य के नीति सिद्धांत में जो बातें होंगी वही शासन संचालन मूलभूत होगी। अर्थात यहां पे अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जो एक समान नागरिक संहिता है, इसको आज नहीं कल भारत में लागू करने की जरूरत है। नंबर 3 में बताना चाहूंगा कि जो लोग अनुच्छेद 25 का एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं कि भारत तो निरपेक्ष राज्य है, भारत को सेकुलर घोषित किया गया। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति विशेष के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का क्या मतलब है? अगर आप पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करते हो, आप धर्म के मामले में हस्तक्षेप करते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अनुच्छेद 25 भी ठीक से पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन अंडर द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड पब्लिक हेल्थ। अनुच्छेद 25 में लिखा है कि भारत के सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार होगा, लेकिन यह लोक व्यवस्था, सदाचार और लोक स्वास्थ्य के अधीन होगा। अर्थात यदि सदाचार की बात होगी तो मैं कहना चाहता हूं, अगर इक्वलिटी की लाने की बात है, यदि जेंडर जस्टिस की बात है, तो जाहिर सी बात है इससे बड़ा सदाचार क्या होता है? निश्चित रूप से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का भी उल्लंघन नहीं है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि द कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द थर्ड पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, भारत के लोकतंत्र का तीसरा पिलर, भारत के संविधान का संरक्षक जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने रिपीटेडली कहा कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है। और मैं आपको इसमें कुछ बातें कोट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। सबसे पहला मामला 1985 का है, सबानों का मामला, जिसमें 71 वर्ष की महिला को 3 बार तलाक कह करके तलाक दे दिया गया, और वह महिला जो है मेंटेनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर्सनल लॉ के माध्यम से तो आपको नहीं दिला पाएंगे कोई भी मेंटेनेंस, लेकिन सीआरपीसी की धारा 125 के माध्यम से आपको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। और भारत की सरकार को ताकीद किया इस प्रकार के मामले ना आ पाए, इस प्रकार से किसी महिला के साथ कोई अन्याय ना हो पाए, इसलिए भारत में एक समान नागरिक संहिता लाने की जरूरत है। फिर मैं आपको बताऊं कि जो 1995 में सरला मुदगल का मामला आया, उनके पति ने दूसरा विवाह करने के लिए बिना तलाक दिए हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, क्योंकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें चार विवाह करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हो चुका हूं, अब मैं 4 विवाह कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पहले तो रद्द किया, उनके विवाह को, और यह कहा कि आप हिंदू होकर के आपने शादी की थी तो पहले हिंदू की तरह आप तलाक दीजिए, और इसके बाद तब आप जाकर के आप दूसरा विवाह कर सकते हो। और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फिर भारत सरकार को कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समय की जरूरत है। 2003 में जॉन वाल्माटू का सक्सेशन का मामला मामला आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक समान नागरिक संहिता लाने की जरूरत है। 2015 में आपका जो शबनम हाशमी है, शबनम हाशमी ने 2005 में एक लड़की को गोद लिया था। चूंकि इस्लाम में गोद लेने की का जो है नियम नहीं है, जो उनका पर्सनल लॉ है वह एडॉप्शन को मना करता है, वह भी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके माध्यम से फैसला उनके पक्ष में दिया, और भारत की सरकार से कहा एक समान नागरिक संहिता की भारत में जरूरत है। 2017 में सारा बानो का मामला था, उनका जो है उनकी शादी अहमद खान से हुई थी, सहारनपुर की रहने वाली थी, उनको भी वहां पर तलाक दिया गया था, और उनको 3 बार तलाक करके तलाक दे दिया गया। वो भी सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की सरकार से कहा कि यह जो तलाक की बिद्दत है, तो 3 बार तलाक करके दिया जाता है, इसको खत्म किया जाना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए, उसके लिए कानून बनाया जाए। और 2019 में भारत सरकार ने इसका कानून बना दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो भारत की जो सरकार है, भारत की सरकार का पक्ष जो है बिल्कुल मजबूत है, और विपक्ष जो इस पर हंगामा कर रही है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, इरादा कुछ भी हो, मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो लोग राजनीति करते हैं उनको सरकार के साथ साथ अपने पार्टी के एजेंडे को भी देखना पड़ता है। हालांकि सरकार की इसमें कुछ भी जो भी नियत हो,
लेकिन इतना मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, इससे अगर हमारे हमारे कुछ बहनों को, हमारे कुछ लोगों को कुछ अधिकार मिलते हैं, तो मेरा मानना है इसमें किसी प्रकार कोई बुराई नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एक मामला तो ठीक, चलिए सरकार का मामला तो समझ में आ गया, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका विरोध कितना जेन्युइन है, उनके विरोध में कितना दम है, क्योंकि किसी के भी धर्म के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये भारत जो है वो मल्टी कल्चरल कंट्री है, भारत जो है बहुसांस्कृतिक देश है, यहाँ पे सभी लोगों को पनपने का मौका दिया गया, और सभी जो लोग यहाँ पे, मैं कहना चाहूंगा, जो भारत के मुसलमान मानने वाले लोग यहाँ पे रह गए पाकिस्तान बनने के बावजूद, उन्होंने इस देश के संविधान पे, इस देश के लोगों पे, यहाँ पे सब पर उन्होंने विश्वास भरोसा किया, उनका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। क्या जो एक समान नागरिक संहिता लाने की बात की जा रही है, क्या यह उनके धर्म के खिलाफ बात है क्या? चलिए मैं सबसे पहले आपको यहां पे तलाक वाले मुद्दे पे आता हूं। हालांकि मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि जैसे मैं आपको जो कोट कर रहा हूं कुरान की बातें, मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने कुछ इसमें पढ़ा है और उसी के आधार पर मैं आपको यह कोट करूंगा। तो जो कुरान है, पाके कुरान का जो आयत नंबर आपका, जो सूरा आपका दूसरा है, सूरा अल बकरा, जिसका आयत नंबर है 229 230, आप इसको पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि कुरान कितना प्यारा ग्रंथ है, कुरान में कितने न्याय की बात की गई है। 229 में लिखा हुआ है कि अगर आप 3 चंद्रमास में किसी स्त्री को तलाक 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 कहकर, या जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, जब उसमें न चल रहा, उस समय अगर 3 चंद्रमास में या 3 महीने में आप उसको तलाक दे देते हो, तो वह स्त्री आपके लिए हराम हो जाएगी। आप समझो मेरी बात को, आप समझो यहां पे जो बात कुरान में कही गई, कि बात यह कहा जा रहा है कि जब आपको ऐसा लगता है कि किसी के साथ चलना मुश्किल है, तो 3 महीने आप गुजार लो, फिर भी लगता है कि अब नहीं चल पाएंगे, तो फिर आप अलग हो जाओ। इसको तलाक हुसैन कहा जाता है। तो भारत की सरकार ने 2019 का जो कानून बनाया, उसमें तलाक हुसैन है, उस तलाक हुसैन की इजाजत मिली हुई है। तलाक बिद्दत, जो इंस्टेंट जो तलाक दे देता है, उस तलाक को यहां पे समाप्त कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक समान नागरिक संहिता लाई जाती है और उसमें जो भी तलाक के नियम बनते हैं, अगर वो तलाक के नियम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबके लिए बराबर अगर होता है, तो इसमें मैं कहता हूं कि कुरान बीच में कहां आ रहा है। कुरान तो स्त्रियों की रक्षा के लिए बनाया गया ग्रंथ है, कुरान जो है वह मानवता के लिए लिखा गया ग्रंथ है। कुरान में मैं कहीं नहीं पढ़ा ऐसा कि वहां जहां पर यह लिखा हुआ हो कि स्त्रियों के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव किया जाना चाहिए। अब हम लोग आते हैं निकाह हलाला के ऊपर। जो आपका पाक कुरान का के आयत नंबर 230 है, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर आप किसी स्त्री को तलाक दे देते हो, फिर वो स्त्री आपके लिए हराम हो जाती है। लेकिन अगर उस स्त्री का विवाह किसी दूसरे हो जाए और फिर वहां पे उसको तलाक दे दिया जाता है, तो इसके बाद वह स्त्री को आप कबूल कर सकते हो, उसके लिए वो स्त्री आपके लिए हलाल हो जाएगी, मतलब कि वह स्त्री आप अपने पास रख सकते हो। इसका पहले समझो इसकी बात को। यहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि आप प्रतीकात्मक रूप से उसकी दूसरी तुरंत शादी करा दो और शादी कराने के बाद फिर उसको कबूल कर लो। इसका सिर्फ मतलब इतना है कि अगर वह स्त्री जिसको आपने तलाक दिया वह एक लाचार स्त्री हो गई, उसका किसी दूसरे के साथ विवाह हुआ, लेकिन वहां पर भी उसने जिसको तलाक दे दिया, तुरंत तलाक की बात बिल्कुल नहीं, वहां पर भी 3 चंद्रमास होने चाहिए तलाक के लिए, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह यह है कि इस्लाम में विवाह एक मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट जरूर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की अवधि नहीं होती मेरे भाई। यह कॉन्ट्रैक्ट वह होता है जीवन भर का, यह कॉन्ट्रैक्ट जीवन भर का होता है। इसीलिए कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जो स्त्री पुरुष जीवन भर एक साथ रहते हैं, जो स्त्री पुरुष जीवन भर एक साथ रहते हैं, तो कयामत के दिन उन्हें जन्नत नसीब होती है और वे मसनद और तकिए पे बैठ करके आराम से वे अल्लाह का दीदार करते हैं। कहने मतलब यह है कि एक के साथ और जीवन भर रहने की बात है। तो निश्चित रूप से यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जब आप हलाला की बात करते हो, तो सबसे पहले तो वह स्त्री आपके पास जिसके पास रह रही है, उसने निकाह किया, निकाह के बाद उस व्यक्ति ने 3 चंद्रमास में उसको तलाक दिया, और उसके बाद वह स्त्री को, अगर आपको लगता है कि वह स्त्री आपके लिए हलाल है, उस स्त्री को रखना आपके लिए सही है क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं है, तो आप उसको अपने पास रख सकते हो। मैं कहना चाहूंगा इसमें जिस प्रकार से हलाला किया जाता है, क्या वह कुरान के हिसाब से है क्या? अगर इसको बंद किया जाता है तो इसमें किसी भी व्यक्ति को जो इस्लाम धर्म का मानने वाला होगा, जो इस्लाम धर्म का पक्ष पोषक होगा, जो इस्लाम धर्म को अपना जीवन समझता होगा, मैं समझता हूं यहां पर विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है।
इसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि जो बहुविवाह की बात है, जो 4 पत्नियों को रखने की बात है, वह आपके सूरा 4 जिसका नाम है निसा अन सूरा 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 अन निसा जिसका नाम है, तो यह आपका सूरा नंबर 4 है और आयत नंबर है 3। आयत नंबर 3 सुनो क्या कहता है। आयत नंबर 3 कहता है कि अगर आपको लगता है कि कोई स्त्री जो यतीम हो गई, जो ऑर्फन है, और तुम उसके साथ न्याय नहीं कर पाओगे, तो ऐसी स्थिति में आप उस स्त्री से विवाह कर सकते हो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आपको 4 स्त्रियों तक विवाह करने की अनुमति है। लेकिन यह भी कहा गया है कि आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सभी स्त्रियों के साथ में समान प्रकार का व्यवहार करें। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, जिस समय ग्रंथ लिखा गया उस समय फितना चल रहा था, धर्म की लड़ाइयां चल रही थी, बहुत सारे मुस्लिम मर्द मारे जा रहे थे, स्त्रियां विवाहें हो रही थी। अब आप बताओ कि वहां पर जो सेक्स रेशियो था एकदम डिसबैलेंस था, और जाहिर सी बात है अगर एक व्यक्ति 1 से अधिक पत्नियां नहीं रखेगा तो बैलेंस कैसे बनेगा। और इसीलिए यह कहा गया स्त्रियों की संख्या अधिक है तो ऐसी स्त्रियों को आप अपने निकाह में ले सकते हो। यह कंडीशनल है मेरे भाई, यह कोई नियम नहीं है। और मैं बताऊं एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं ये भारत में ऐसा दूसरा विवाह करते भी नहीं है। सिर्फ 1.9% ऐसे लोग हैं जिनका दूसरा विवाह, दूसरा निकाह हुआ है। और मैं बताऊं उससे अधिक तो ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों में दूसरा विवाह हुआ है, 2.1%। हिंदुओं में जहां पर दूसरे विवाह की अनुमति नहीं है, यहां पर यह मामला है 1.3%। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आप हलाला करते नहीं हो, जब आपके यहां आपके पास जो है दूसरा विवाह जैसी कोई बात नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसके विरोध का क्या मतलब है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने क्यों नहीं देते, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो। नंबर आपको 3 बताऊं कि जहां तक मेंटेनेंस की बात है, जिसको कफाला कहा जाता है, इस्लाम में कफाला कहा गया है। यह अभी दूसरे सूरा में आयत नंबर 283 है जहां पर कफाला की बात की गई है। यह भी कफाला क्या है, यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति यतीम है तो आप उसको अपने संरक्षण में लेकर के उसका भौतिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार के जीवन को आगे बढ़ाने में आप मदद करें। यहां पे सिर्फ उसे बताना चाहूंगा वो आपके पुत्र की तरह है। हाँ, वह सक्सेशन, वह जो है उत्तराधिकार है, उत्तराधिकार में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, संपत्ति में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। माय डियर फ्रेंड, माय स्टूडेंट, मैं कहता हूं अगर एक समान नागरिक संहिता लाई जाती है और जो एडॉप्टेड चाइल्ड आपका है, जो कफाला के माध्यम से आपका चाइल्ड है, अगर आपने उसको अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा दे ही दिया, तो इस्लाम तो दया का धर्म है। इस्लाम तो दूसरों पर दया दिखाता है। जिसको आपने बेटे की तरह माना, अगर उसने अपने बेटे की तरह आपने उसको कुछ अधिकार दे भी दिए तो इसमें बुराई क्या है। इस प्रकार से अगर एक समान नागरिक संहिता लाई जाती है तो उसमें आपका क्या हित होता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर सिर्फ उसे विरोध करने के लिए आप विरोध करना चाहते हो तो यह बात सही नहीं है। और जो ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम बोर्ड है, जिसकी स्थापना जून 1972 में की गई थी पर्सनल लॉ की रक्षा के लिए, कुछ प्राइवेट लोगों के द्वारा, अगर वो इस पर हो हल्ला कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं ये गलत बात है, तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो 50 जो उलेमा लोग हैं वो अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं कि जिस दिन भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी फिर हमारा क्या होगा। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि भारत में बहुत सारे मुस्लिम संगठन है जो इसका समर्थन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी उत्तराखंड की सरकार ने जो एक समान नागरिक संहिता का कानून बनाया, वहां का जो वक्फ बोर्ड है उसने लिख करके चिट्ठी लिखी और उसने कहा कि आपने बहुत सही काम किया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसने भी योगी जी को पत्र लिखा है कि आप उत्तर प्रदेश में एक समान नागरिक संहिता लाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए यह मामला सिर्फ जो है मुस्लिमों का ही नहीं है। मैं कुछ और मामले बताता हूं आपको। जैसे आप हिंदुओं के मामला ले लो, जो गोवा के लोग हैं वहां में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब हैं, सब पर एक समान नागरिक संहिता लागू है जिसका नाम है गोवा सिविल कोड, जो 1867 में इसका कानून बनाया गया था। लेकिन बता दूं कि वहां पर जो हिंदू लोग हैं उन हिंदुओं को दूसरा विवाह करने की अनुमति दी गई है कि 25 साल में अगर आपको कोई संतान नहीं होती तो आप दूसरी विवाह कर सकते हो। 30 साल में अगर आपको बेटा नहीं होता है आपको दूसरा विवाह करने का अधिकार है। तो जाहिर सी बात है जो गोवा में रह रहे हिंदू हैं वो भी अब दूसरा विवाह नहीं कर पाएंगे अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आई गई तो। इसी प्रकार से जो भारत में आदिवासी भाई लोग हैं उन पर हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू सक्सेशन, हिंदू जो कानून आपका है, यह कानून उन पर लागू नहीं होता है।
जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 2 है उसमें कह दिया गया कि आदिवासियों पर जो जनजातीय लोग हैं, भारत में 750 जन जो है आदिवासी जो है समूह है, उनको जनजातियों के रूप में चिन्हित किया गया है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि नियम लागू नहीं होगा तो उनको डर है कि जो टेनेंसी एक्ट है, आपको छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, उसके माध्यम से हमारे जो जगह जमीन है उस जगह जमीन पर बाहर के लोग आकर के उस पर कब्जा जमा लेंगे, बाहर के लोग आकर के जो है दखल कर देंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि देखिए अपवाद हर जगह होता है। भारत की सरकार एक समान नागरिक संहिता लाए, लेकिन अपवाद के साथ। उदाहरण के लिए भारत दुनिया में 8 ऐसे देश हैं, जैसे कि आपका पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आपका यूनाइटेड संयुक्त अमेरिका है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, मिस्र है, आयरलैंड है। इन सभी देशों में एक समान नागरिक संहिता है, लेकिन उसमें कुछ अपवादों को रखा गया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जहां पे आपको लगता है कि धर्म बिल्कुल आड़े आ रहा है, जहां पे लगता है किसी धार्मिक भावनाओं में आहत हो रहा है, तो वहां पे आप निश्चित रूप से अपवाद ले आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारत में एक समान नागरिक संहिता के आने से भारत का राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ेगी। भारत में जो लोग हैं उन लोगों को एक कानून के तहत भारत को समझने में मौका मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी भी बटोगे तो आप कटोगे, बटो नहीं, सब एक साथ मिलकर रहो। हमारा यह मुल्क हमारा है, हम सब लोग इस देश के निवासी हैं। हमें हिंदू या मुसलमान ऐसा सोचना ही नहीं है, हम सिर्फ मानव हैं। हम न्याय की बात सोचे, हम एकता की बात सोचे, हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचे कि हमें भारत को कैसे आगे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।